नमस्कार। अर्थशास्त्र के पूर्व आवश्यक गणित इस लेक्चर सीरीज़ की इस चौथी किश्त में मैं आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व के लेक्चर में मैंने यह बताया था कि अर्थशास्त्र एक तरह से फलनात्मक संबंधों की ही एक श्रृंखला है और बिना फलनात्मक संबंधों और रेखाचित्र को समझे अर्थशास्त्र का अध्ययन कठिन होगा। वो रटने भर की एक विद्या रह जाएगी, उसे समझने में ज़रूर आपको कठिनाई होगी। तो इस नाते पिछले वीडियो में हमने फलनों को समझा था कि फलन क्या होते हैं, कारण परिणाम के संबंध हैं, और उसमें कारण स्वतंत्र चर या फलन जो कि आश्रित चर हैं ये कहलाते हैं परिणाम। तो इस प्रकार से हमने वहाँ पर फलन को जाना। अब फलन के रेखाचित्र किस प्रकार से बनते हैं हम आज इस वीडियो में यह जानेंगे। रेखाचित्र कैसे खींचे जाते हैं यह जान लेने के पश्चात मैं अगला वीडियो इन रेखाचित्रों के आधार पर किस प्रकार से उनका वर्गीकरण होता है फलनों का, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और वैसे तो फलनात्मक संबंधों के वर्गीकरण के कई तरीके हैं, कई आधार पे होते हैं, लेकिन रेखाचित्र के अनुसार जो एक चरीय फलन होते हैं उनके रेखाचित्रों के आधार पर जो कि अर्थशास्त्र में बहुधा प्रयोग किए जाते हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमने फलनों के अध्ययन में ये जाना कि आर्थिक नियम प्रायः कारण परिणाम संबंधों को दर्शाते हैं। कारण परिणाम संबंधों को आश्रित चर तथा स्वतंत्र चरों में चिन्हित करते हुए फलन के रूप में लिखकर इन चरों के परिवर्तन की दिशाओं को जाना जाता है। आर्थिक चरों के अंतर संबंध को व्यक्त करने वाले फलन को किसी विशिष्ट समीकरण के स्वरूप जैसे सीधी रेखा, शांकों आकृति आदि में स्थापित करके गणितीय विश्लेषण के योग्य बना लेने से फलनात्मक संबंध में गणितीय गुणों का अध्ययन करना सुलभ हो जाता है। इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न आर्थिक नियमों को विभिन्न मान्यताओं के अंतर्गत एक चरीय अथवा दो चरीय समीकरण के रूप में संकुचित कर लिया जाता है और प्रायः इनको एक चरीय बहुपद के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है और एक सीधी रेखा अथवा शांकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह जो बात कही गई इसका सिर्फ इतना सीधा सा मंतव्य है कि फलनात्मक संबंध में जो कारण परिणाम के संबंध हैं तो परिणाम का संबंध फलन का तो एक ही चर होगा, लेकिन जो कारण यानी स्वतंत्र चर होता है एक से अधिक हो सकते हैं, कई सारे चर हो सकते हैं उसमें। तो इस प्रकार फलनात्मक संबंध में जितने ज़्यादा चर होंगे उस फलन का देखा जाए तो उतनी ही जटिलता बढ़ जाएगी। कहने का मतलब अगर उसका हम समीकरण बनाएं या फिर हम उसको चित्र के रूप में दर्शाना चाहें तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका कारण ये है कि हम सभी लोग, जैसा कि मैंने पहले भी इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो हमारे चर होते हैं जितने ज़्यादा होंगे हमें उतने ही ज़्यादा आयामों की आवश्यकता होगी उन्हें दर्शाने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक नंबर सिस्टम में जैसे हमने संख्या रेखा की बात की तो संख्या रेखा एक आयाम पे चलता है, यानी कि हम देखते हैं वो एक रेखा के रूप में आपको दिखाई देता है चलते हुए। लेकिन अगर इसी प्रकार से दो चर हों तो हमें द्वि आयाम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अभी आगे के लेक्चर में भी हम देखेंगे कि एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्व रेखा के रूप में वो चर विभाजित कर लेते हैं कि ऊर्ध्व रेखा हमारा आश्रित चर का होगा और जो क्षैतिज है वो स्वतंत्र चर की रेखा को दर्शाएगा। तो इस तरह से दो आयाम मिल गया। अगर एक चर और बढ़ जाए तो हमारी मुश्किल बढ़ जाएगी, यानी हमें एक नया आयाम चाहिए उसे दर्शाने के लिए, या फिर हम उसमें कुछ दूसरे तरह की ट्रिक करेंगे जिसके बारे में मैं आगे की वीडियोज़ में कहीं डालूँगा कि दो अगर स्वतंत्र चर हैं तब फिर उनको दर्शाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इस प्रकार से
जितने ज़्यादा चर होंगे उतने ज़्यादा उसका अध्ययन जटिल होगा। लेकिन अर्थशास्त्र की एक खूबी है कि जटिलताओं को दूर करके, यानी फलनात्मक संबंध में जो बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र चर या कारण वाले चर होते हैं, उनको लेकर के बात करने की बजाय उसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाता है, आसान कर लिया जाता है। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है उस चर को फाइंड आउट कर लिया जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि आर्थिक नियमों को विभिन्न मान्यताओं के अंतर्गत, यानी हम कुछ मान्यताएं ले लेते हैं जिससे उस चर की आवश्यकता न रहे जो कम हमारे लिए आवश्यक है या जो बहुत कम महत्वपूर्ण है, तो इस तरह से उन्हें छोड़ दिया जाता है और प्रायः एक या दो चर में ही उसको संकुचित कर दिया जाता है। यानी कारण के सिर्फ एक चर या दो चर के साथ ही हम प्रायः आर्थिक नियमों को पढ़ते हैं। ज़्यादा लेंगे तो समीकरण के रूप में दर्शाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन जटिलता बढ़ती जाएगी और नौ प्रवेशी जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं उन्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक चरीय या द्विचरीय जो होंगे हमारे फलनात्मक संबंध, उन्हीं के रूप में आर्थिक नियमों को संकुचित करके तब उसका अध्ययन करते हैं। और जब ऐसा कर लेते हैं, अच्छा प्रायः तो ये होता है कि एक ही चर लेकर के आकृतियाँ बनाई जाती हैं, तो ये भी किया जाता है, तो सीधी रेखा या शांकों के रूप में व्यक्त कर लिया जाता है। सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के अध्ययन में विद्यार्थी विभिन्न आर्थिक नियमों से संबंधित रेखा चित्रों से दो चार होते हैं। अधिकतर रेखा चित्र या तो सीधी रेखा या किसी शांको आकृति के रूप में होते हैं। यदि विद्यार्थियों को रेखा चित्रों को खींचना तथा सीधी रेखा तथा शांको आकृतियों के गुणों के बारे में भली भांति ज्ञान हो पहले से ही, ये रेखा और शांको आकृतियाँ अपने आप में क्या होती हैं ये ज्ञान हो जाए, तो अर्थशास्त्र में जहाँ भी ये सब आएंगे उसे समझने में आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर यही कोशिश करेंगे। अब रेखा चित्र खींचे कैसे जाते हैं, पहले तो हम उन्हें खींचना जाने, तो अगर हम खींचना सीख जाएंगे तो किसी भी समीकरण को देख करके उसका रेखा चित्र खींच सकते हैं। रेखा खींचे हुए रेखा चित्र से हम समझ जाएंगे ये सीधी रेखा है या फिर शांको आकृति है। तो देखते हैं, फलन के सबसे सरलतम स्वरूप एक चरी फलनात्मक संबंध होते हैं, अर्थात y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जहाँ y ही फलन है या आश्रित चर है तथा x स्वतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर को ग्राफ पेपर पर क्षैतिज रेखा पर तथा आश्रित चर या फलन को ऊर्ध्व अक्ष पर दर्शाते हैं। एक ग्राफ पेपर पर क्षैतिज तथा ऊर्ध्व रेखा का सम्मिश्रण दर्शाया गया होता है। आप कभी ग्राफ पेपर लाएं तो आप देखेंगे कि सीधी लेटी हुई रेखाएं और खड़ी रेखाएं इस तरह से खींची जाती हैं, तो क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों होते हैं। ग्राफ पेपर अगर उपलब्ध नहीं है तो हम किसी भी साधारण पृष्ठ पर, अब यहाँ पृष्ठ इसलिए मतलब पन्ने पर भी कर सकते हैं, बोर्ड पे भी कर सकते हैं, कहीं पर भी क्षैतिज तथा ऊर्ध्व अक्षों को दर्शा लिया जाता है। इसीलिए ऐसे समस्त तल द्विआयामी तल कहलाते हैं। संख्या रेखा क्या होती है तो आपने वीडियो 2 में अगर आप देख लेंगे तो और आसान होगा, कृपया वहाँ जा कर के इसे समझ भी लें। वहाँ पर पढ़ाते वक्त मैंने ये बताया भी था कि एक संख्या रेखा पर शून्य को एक दिशा निरपेक्ष संदर्भ बिंदु मान लिया जाता है, जिसकी दाईं तरफ समस्त संख्याएं धनात्मक तथा बाईं तरफ समस्त संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, जो यहाँ पर दर्शाई गई इस प्रकार की। यही संख्या रेखा जो होती है इसी को हम क्षैतिज अक्ष के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। और ऊर्ध्व, अगर इसी को हम खड़ा कर दें तो क्या हो जाएगा, एक ऊर्ध्व अक्ष प्राप्त हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि यही y का है, यानी फलन का है, परिणाम का है। इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। अब किसी भी दिए हुए फलन का रेखा चित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम हम एक सादे कागज अथवा ग्राफ पेपर या ब्लैक बोर्ड, जो भी ये सब द्विआयामी तल हैं, इनको क्षैतिज तथा ऊर्ध्व अक्ष में बांट लेते हैं। इसके लिए आपस में लंबवत काटते हुए दोनों संख्या रेखाएं इस प्रकार खींची जाती हैं कि दोनों संख्या रेखाओं के शून्य बिंदु पर ये कटान बिंदु प्राप्त हो। जिस बिंदु पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये शून्य यहाँ पर होगा x अक्ष का इधर का, और y अक्ष का भी शून्य यहाँ पर होगा।
तो एक्स अक्ष का हम जानते हैं शून्य एक दिशा निरपेक्ष बिंदु होगा, रेफरेंस बिंदु होगा, और इसके दाएं तरफ बढ़ने पर एक्स के मान धनात्मक होते जाएंगे और बाईं ओर बढ़ने पर एक्स के मान ऋणात्मक होते जाएंगे। लेकिन इस बिंदु पर तो एक्स शून्य होगा। और इसी प्रकार एक दूसरा हमने संख्या रेखा जैसे वाई अक्ष की ले ली, तो यहाँ पर वाई का मान शून्य होगा, इसके ऊपर इधर धन के वाई के मान होंगे और नीचे ऋणात्मक मान होंगे वाई के। तो यह जो कटान बिंदु है इसे हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर x तथा y के संख्यात्मक मान क्रमशः शून्य और शून्य होते हैं। तो इस प्रकार जहाँ दोनों संख्याओं के आपस में लंबवत काटने से हमारा द्विआयामी तल 4 भाग में बढ़ जाता है। देखिए ये एक बोर्ड होता या पृष्ठ होता, तो हमने अगर इस तरह से काट दिया इसको 2 रेखाओं से जो कि एक दूसरे पे लंबवत है, 90 डिग्री पे हैं, तो ये पूरा का पूरा तल 4 भागों में बढ़ जाता है और इन्हें चतुर्थक भी कहते हैं। और ध्यान रखें कि घड़ी की जैसे जो सुई के विपरीत चाल, यानी जिसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, इस दिशा में अगर हम चलें यहाँ से शून्य वाले इस एक्स के धनात्मक अक्ष से, तो ये प्रथम तल होगा, प्रथम भाग, ये द्वितीय जिसको प्रथम चतुर्थक कहेंगे, ये द्वितीय भाग को द्वितीय चतुर्थक कहेंगे, फिर ये तृतीय चतुर्थक और ये चतुर्थ चतुर्थक। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों अक्ष जो हैं एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, इस वजह से इनके बीच 90-90 डिग्री के कोण बनेंगे, समकोणीय होंगे। और 90-90 ऐसे सबको जोड़ दें तो 360, यानी एक सर्कल अगर इस तरह से घूम जाए तो 360 डिग्री यह भी पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से 4 भागों में हमारा ये तल बढ़ जाता है। इसके केंद्र पर मूल बिंदु होता है। क्षैतिज रेखा पर मूल बिंदु से दाहिनी ओर जैसा बताया x के धनात्मक मान, बाईं ओर ऋणात्मक मान होते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्व रेखा पर मूल बिंदु के ऊपर, यानी जो ऊपर OY का हिस्सा है, वहाँ पर y के धनात्मक मान दर्शाते हैं, तथा निचला हिस्सा यानी OY डैश वाला जो होता है, तो उसे हम वहाँ पर y के ऋणात्मक मान को दर्शाते हैं। ये भी मैंने अभी बताया। और 4 हिस्से में बढ़ जाता है। ये सब चतुर्थक या चतुर्थांश कहलाते हैं। अब प्रथम चतुर्थक में x का मान और y का मान दोनों धनात्मक होगा। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर x और y दोनों के मान धनात्मक होंगे, यानी हम इस तल पे कहीं पर भी जा रहे हैं तो x इधर बढ़ रहा है और y इधर बढ़ रहा है। यानी अगर यहाँ कोई बिंदु होगा तो उसका मान x के लिए उससे नीचे अगर इस तरह से क्षैतिज खींच दिया जाए और y का मान ऐसे यहाँ पर खींच दिया जाए, तो जो भी उसकी वैल्यू x और y की आएंगी वही उसके क्या कहलाएंगे, निर्देशांक। और इन दोनों ही निर्देशांकों की वैल्यू धनात्मक होगी। द्वितीय तल पर क्या होगा, पहले x आता है फिर y आता है, तो देखिए x ऋणात्मक है और y धनात्मक है। तृतीय चतुर्थक में क्या होगा, x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि एक तो x इधर बाईं ओर है तो यह x ऋणात्मक और y का मान यहाँ नीचे की ओर आ रहा है इस तल पर, तो इसलिए यह y भी ऋणात्मक हो जाएगा। चतुर्थ चतुर्थक में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आप देखिए x इधर चलने की वजह से यहाँ पर x धनात्मक है, लेकिन y का वैल्यू नीचे का मिलेगा, इसलिए y ऋणात्मक है। तो यह छोटी सी चीज़ है, आपको ज्ञात रहनी चाहिए। यहाँ ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र में चरों के ऋणात्मक मान नहीं होते हैं। ध्यान रखें कि हम लोग जो भी संक्रिया करते हैं, अब गणित में तो हमने आपको बता दिया कि 4 चतुर्थक हैं और दूसरे में x ऋणात्मक होगा, तीसरे में x y दोनों ऋणात्मक होंगे और चौथे में y का मान ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र में अभी आगे चल के पढ़ेंगे तो ध्यान रखना चाहिए कि चरों के मान कहीं ऋणात्मक नहीं। जैसे किसी की हमें दर्शानी है मांग, तो मांग ऋणात्मक तो होगी नहीं, या मूल्य कहीं ऋणात्मक तो होगा नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से अधिकतर ऐसे ही मिलते हैं जहाँ पर नहीं।
ऋणात्मक मान चरों के नहीं होते हैं। कुछ होते हैं तो उसको मैं आपको बताऊंगा आगे, विशिष्ट जो हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। और अधिकतर आर्थिक फलनों के रेखाचित्र प्रथम चतुर्थांश में ही सीमित हो जाते हैं इस वजह से। हालांकि गणितीय रूप से विभिन्न प्रकार के फलनों एवं उनके रेखाचित्रों का अध्ययन करते समय हम x तथा y के ऋणात्मक मान भी संज्ञान में ले सकते हैं, गणित में होता है, तथा उनके रेखाचित्र चारों चतुर्थांश में नियमानुसार परिलक्षित भी होते हैं। द्विआयामी तल तथा चतुर्थांश और मूल बिंदु को जब आपने समझ लिया तो हम अब फलनों के रेखाचित्र के माध्यम से इन्हें दर्शाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए सबसे पहले लिए गए फलन से x तथा y के युग्म में विभिन्न मान प्राप्त कर लेते हैं। जोड़े में मान कैसे होता है अभी पता चल जाएगा। इन युग्म मानों को निर्देशांक कहा जाता है। इसके पश्चात इन युग्म मानों के संगत बिंदु अपने पूर्व निर्धारित ग्राफ पेपर या किसी द्विआयामी तल पर खींचे गए x तथा y अक्ष एवं मूल बिंदु के सापेक्ष दर्शाए जाते हैं, और अगर उन्हें फिर आपस में मिला लिया जाए तो हमारा रेखाचित्र हमें प्राप्त हो जाता है। तो पहले देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। एक उदाहरण है, जैसे हमारा मान लीजिए किसी संबंध को हमने दर्शाया इस तरह से, फलनात्मक संबंध को y = x+3 ये बना। तो अब यहाँ क्या है, इस फलन के लिए रेखाचित्र खींचने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x तथा y के संगत मान प्राप्त करने पड़ेंगे। अब मैंने आपको जैसे बताया पहले भी कि यहाँ पर y परिणाम है यानी आश्रित चर है, x कारण है अर्थात स्वतंत्र चर है। तो x के कुछ भी मान हम अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्धारित कर सकते हैं। तो जैसे मान लिया कि x का मान हम ऋण 3 ले लें, ऋण 2 ले लें, ऋण 1 ले लें, 0 ले लें, 1 2 3 4 इस तरह से ले लें। तो चूंकि x एक स्वतंत्र चर है ही है तो हम इसका कोई भी मान अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। लेकिन y का मान हमारे चुनाव का विषय नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि y का मान हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले लें। क्यों? क्योंकि y तो आश्रित है x पर। तो इसी फलनात्मक संबंध के समीकरण के द्वारा y का मान स्वतः निर्धारित हो जाएगा। इसी वजह से तो ये एक आश्रित चर कहलाता है, यानी फलन जो है वो एक आश्रित चर है, वो स्वतंत्र चर का ही तो फलन है। अब x के जो हमने मान यहाँ पर लिए, जैसे x का -3 लिया या -2 या इन मानों के लिए इस फलनात्मक संबंध के समीकरण को अगर हल करते जाएं तो संगत y के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। जैसे y = x+3 है, अगर यहाँ पर हम x का मान -3 रख दें तो -3 + 3 0 हो जाएगा, तो y का मान 0 आ जाएगा। अर्थात जब x का मान -3 है तो y का मान 0 है। ये देखिए, इसी प्रकार तो ये जो मान प्राप्त हुए युग्म में, यानी कि x का मान -3 और y का मान ये 0, इसको युग्म में ऐसे लिख दिया जाए तो इसे ही निर्देशांक भी कहते हैं। इसी प्रकार x का मान अगर ऋण 2 ले लें तो उस समीकरण को हल करने पर y का मान -1 प्राप्त हो जाता है। आप इसको रख कर किस तरह से देख लीजिए। और इसी प्रकार इतने ये जो मान हमने पहले से x के निर्धारित किए थे उसके आधार पर y के ये मान प्राप्त होंगे। इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, आपको इसी प्रकार से इस फलनात्मक संबंध के समीकरण में x के मान जो जो आपने यहाँ पर निर्धारित किए उन्हें रखते जाइए और संगत y के मान प्राप्त होते जाएंगे। तो ये यहाँ पर दिखाया भी गया कि ये मान प्राप्त होंगे। x को हम जितना चाहें मान लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन रेखाचित्र बनाने के लिए हमको क्या करना है, बहुत ज़्यादा अपनी रेंज के बाहर का ले लेंगे तो उसको सुगमता से दर्शा नहीं पाएंगे। तो रेखाचित्र बनाने की सुगमता और द्विआयामी तल की सीमा, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ सीमा की बात क्या की गई। जैसे ब्लैक बोर्ड है, अब ब्लैक बोर्ड पे अगर हमने मान लीजिए कि 1 इंच के एक अनुमानतः मैं बता रहा हूँ कि 1 इंच के खंड को अगर आपने 1 कदम की दूरी मान ली और आपको 100 कदम की दूरी दिखानी है, तो 100 इंच का तो मुझे नहीं लगता कि कोई ब्लैक बोर्ड इस तरह से जल्दी आपको मिल पाएगा अगर y अक्ष ऊपर की ओर जाना है तो इस प्रकार से, या सीधे लंबाई में जाना तो भी नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और बिंदुओं की संख्या का उसी हिसाब से निर्धारण कर लिया जाता है। अब
दिए गए फलन का रेखा चित्र बनाने के लिए उपरोक्त प्राप्त निर्देशांक को मूल बिंदु के सापेक्ष दर्शा देना है तथा इससे प्राप्त बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा चित्र ही हमारा अभीष्ट हो जाएगा। जैसे फलन के बिंदुओं के लिए प्राप्त विभिन्न निर्देशांकों में से मान लीजिए -3 और 0 को दर्शाना है, तो मूल बिंदु से शुरू करके -3 कहा है तो x अक्ष पर बाईं तरफ जाएंगे 0 के, जहाँ पर 3 कदम चलेंगे तो हमें x का -3 का मान मिल जाएगा। अब चूंकि इसी बिंदु पर y अक्ष का मान तो 0 है ही है, तो वो x अक्ष पर ही है y का 0 मान, तो एक बिंदु हमारा यही मिल गया। पुनः इसी प्रकार से आप इसको चाहें तो ऐसे देखते जाइए, ये 0 से हम 3 कदम पीछे है बाईं ओर और यहाँ पर हमें -3x का मिला और y का भी हमें 0 भी वहीं मिल जा रहा है, यहीं पर मिल जाएगा, तो हमने इसको दर्शा दिया। इसी प्रकार अगला बिंदु जब हमने x का -2 लिया तो y का मान हमें प्राप्त होता है 1, तो देखिए यहाँ पर दर्शा दिया गया कि x का मान -2, तो ये मूल बिंदु से 2 कदम बाईं ओर आए तो यहाँ पर -2 मिला और x के सामने यहाँ पर y का मान मिलेगा 1 का, तो -2 के जस्ट ऊपर, तो यह जो बिंदु होगा यहाँ पर हमारा दूसरा बिंदु होगा। इसी प्रकार से समस्त बिंदु हमें मिलते जाएंगे, यही प्रक्रिया हम करते जाएंगे और जब ये सारे बिंदु हमें मिल गए जो हमने इस तालिका में दर्शाए थे, यानी x का मान 0 होने पर y 3 होगा, तो आप देखिए जब x का मान 0 होगा यहाँ पर तो y का मान 3 है। तो इस तरह से सभी बिंदुओं को जब हम दर्शा देते हैं और उन्हें मिला देते हैं तो हमारा जो अभीष्ट है वो रेखा चित्र हमारा मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि एक चरी और एक घातांकी संबंध था, ये आप देखिए y = x + 3, तो y एक ही कारण यानी एक चर पर निर्भर कर रहा है और x जो हमारा चर है उस पर कोई घात भी नहीं है, यानी वो एक घाती है। घात तो है मतलब एक घाती है, एक घात होने पर हम उसको लिखते नहीं हैं, तो यह एक सीधी रेखा का चित्र हमें प्राप्त हो गया। अब यही प्रक्रिया हम किसी दूसरे एग्जाम्पल में भी करके देख सकते हैं तो कैसा चित्र मिलता है। अब यहाँ हमने एक आपके लिए एक चर का द्विघात है ना, ऐसा बहुपद लेकर के दर्शाने की कोशिश की है। तो इसमें भी वही करना है कि पहले x के जोड़ा मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x के विभिन्न मान स्वतंत्र हैं लेने के लिए, तो हम कुछ भी अपने से निर्धारित कर सकते हैं। जैसे x का मान हम 0 ले लें तो 0 लेंगे तो y का मान इसी समीकरण जो ये हमारा समीकरण है इसमें x के वैल्यू 0 रख दें तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम रख कर देखते हैं तो y का मान -5 प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार से हम लिखते जाएं अगर तो x = 0 पर y -5 एक जोड़ा मान हो गया। अगला x 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें तो देखें क्या प्राप्त होता है, तो हमें ये वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। इसको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करके देख भी सकते हैं। और जब ये x और y के मान हमें प्राप्त हो गए, जैसे x -4 पे y 15 है, -3 पे 4 है, तो हम इसको इस तरह से दर्शा भी सकते हैं। इसको देखिए जब दर्शाया गया तो ये शांको आकृति के रूप में हमें मिल गया, इसे हम लोग परवलय भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो फलनात्मक संबंध हैं उनके अगर हम समीकरण प्राप्त कर लें तो उस समीकरण के आधार पर हम उनके रेखा चित्र स्वयं ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ दो चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि एक ये रेखा चित्र जो बना वो सीधी रेखा का मिला, ये शांकव आकृति में आपको परवलय मिला। तो ये जो एक चरीय बहुपदों के विभिन्न इस प्रकार के रेखा चित्र होते हैं उनके ये नाम हो गए। इन्हीं को हम अभी वर्ग के रूप में करके देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से चित्र बनते हैं। कहने को मतलब सीधी रेखा कब मिलता है, घात अगर 2 है तो ये परवलय मिला, घात 3 है तो किस प्रकार का होगा, 4 है तो किस प्रकार का होगा। अगर हम इसे जान लेते हैं, और यही नहीं उसमें ढाल कब धनात्मक है या ऋणात्मक है, ढाल में परिवर्तन की दर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें ही हम आगे जानेंगे। और अगर हम ये जान लेंगे तो कहीं पर भी किसी भी आर्थिक नियम का रेखा चित्र हमें मिलता है
तो हम उसके आधार पर उस नियम को ही बड़े अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि क्या होता है एक्स की वैल्यू यानी स्वतंत्र चर की वैल्यू बढ़ने पर आश्रित चर किस प्रकार से बिहेव करता है। तो ये रेखा चित्र के महत्व होते हैं कि फलनों का रेखा चित्रीय निरूपण जो होता है वो न सिर्फ दो चरों में आपसी परिवर्तन को दर्शाता है, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि किस प्रकार से होता है ये परिवर्तन, यानी एक्स या स्वतंत्र चर में एक निश्चित परिवर्तन कर दिया जाए तो y यानी आश्रित चर में कितना और किस प्रकार का परिवर्तन हुआ ये भी दर्शाता है। इसके अतिरिक्त कुछ संख्यात्मक गणनाओं का विकल्प भी चित्रों को लिया जा सकता है, यानी चित्र देख करके ही हम बीज की वैल्यूज़ भी अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि ये बहुत एक्यूरेट नहीं होगा अगर ज़्यादा उसमें वेरिएशंस दिखाए गए हैं एक एक खंड में x के या y की वैल्यूज़ के, तो एग्जैक्ट मान शायद ना मिले, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा ज्ञान हमें दे देता है। आपके अभ्यास के लिए यहाँ ये दो मैंने अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, अर्थात आप रेखा चित्र बनाने की इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। x के विभिन्न मान आप अपने से स्वतंत्र रूप से निर्धारित कीजिए, देखिए y के उसके लिए क्या क्या मान प्राप्त होते हैं, अर्थात आपको दोनों x और y के क्रमशः जोड़ा मान प्राप्त होते जाएंगे। फिर इन जोड़ा मानों को अक्षों पर किस प्रकार से दर्शाया जाता है, इसको बार बार वीडियो देख करके आप समझने की कोशिश कीजिए, और उसी प्रकार से जैसा कि यहाँ वीडियो में बताया गया है आप उसको साफ साफ ग्राफ पेपर मिल जाए तो ग्राफ पेपर के पर खींचिए या साधारण कॉपी पर, लेकिन जब ये खींचिए तो कोशिश ये करिए कि आप स्केल से पटरी से नाप करके और जो भी उस पर आपने खंड करके अक्षों के जो भी अंतराल दर्शाए हैं वो बड़े ही बराबर होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर 1 सेंटीमीटर पे आपने 2 लिया है, 2 अंक का अंतराल दिखाया है, तो फिर हर 1 सेंटीमीटर 2 ही अंक का अंतराल दिखना चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बड़े आराम से आप ये सारे रेखा चित्र ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तो हम सिर्फ रेखा चित्र ड्रॉ करना किस प्रकार से होता है ये जान रहे थे। अब रेखा चित्रों के वर्गीकरण कैसे होते हैं और फिर उनसे किस प्रकार से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं, इसके साथ साथ उनकी ढालों के संदर्भ में, इसके संदर्भ में हम आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहिए।